Welcome to Easy Legal Talks. Today we are going to discuss the Indian Evidence Act 1872. जब भी हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कोई केस डील करते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है या जिस काम के लिए हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं, वो काम होता है हमारे केस को कोर्ट के सामने प्रूव करना, जज के सामने हमारे केस को प्रूव करना। प्रूव करने का मतलब है कि हम जो बात कह रहे हैं, हम जिस राइट के लिए कह रहे हैं, हम सामने वाले की जिस लाइबिलिटी के लिए कह रहे हैं, उस राइट या लाइबिलिटी को एस्टेब्लिश करना कोर्ट के सामने। कई ऐसे एक्ट हैं जिनकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जब कोर्ट में हम केस डील करते हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईपीसी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। इसी तरह एक एक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट जिसे माना जाता है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए? इसका रीज़न यही है कि जैसे आपको बताया कि कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है, वहाँ पर आप कोई राइट क्लेम कर रहे हो, सामने वाले की कोई लाइबिलिटी जो है वो आपने एस्टेब्लिश करनी है, तो इन सब को करने का एक प्रोसीजर है। किस तरीके से ये सब कोर्ट के सामने होगा, उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो तरीका है, वो दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, चाहे कोई सिविल मामला हो, चाहे कोई सिविल मैटर हो या कोई क्रिमिनल मैटर, अल्टीमेटली हमें कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है, और उस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें एविडेंस एक्ट में दिए गए प्रोविजंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोर्ट में जाते हैं अपने फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, एस्टेब्लिश टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। तो हम जो फैक्ट कह रहे हैं, हमें उसे कोर्ट के सामने प्रूव करना है कि हमारी बात सही है। और जो ये प्रूव किया जाएगा कोर्ट के सामने, ये प्रूव किया जाएगा एविडेंस के थ्रू। तो देखिए, कुल मिलाकर तीन चीज़ें हैं: फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ। तो हमें प्रूफ देना है कोर्ट। किस चीज़ का? फैक्ट का। किस चीज़ के थ्रू हम प्रूफ देंगे? एविडेंस के थ्रू। So what is a proof? So we can say proof means the establishment of material facts in issue in a particular case by means of legal methods to the satisfaction of the court. So
जो फैक्ट हमें कोर्ट के सामने एस्टेब्लिश करना है वो हम किन किन तरीकों से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके बारे में एविडेंस एक्ट हमें बताता है। सो आप खुद जैसे सोचिए कि आप किन किन तरीकों से अपनी बात को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाता है। उसके किसी फ्रेंड ने सोचा कि चलो आज इस बच्चे को और इसके घर वालों को परेशान करते हैं। वो घर पे कॉल करता है कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, ही वॉज समवेयर एल्स। अब बच्चे से माँ बाप ने पूछा कि भाई आप स्कूल गए थे या नहीं गए थे। तो बच्चा कहता है कि भाई मैं स्कूल गया था। अब जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप स्कूल गए थे तो आप ये प्रूव करो कि आप स्कूल गए थे। यानी कि फैक्ट क्या है, डिस्प्यूट, फैक्ट इन डिस्प्यूट क्या हुआ कि क्या वो बच्चा स्कूल गया था या नहीं गया था, और उस फैक्ट को उसे क्या करना है, प्रूव। अब जो ये बच्चा प्रूव इस फैक्ट को जो करेगा उसके लिए एक मेजर चीज जो रिक्वायरमेंट है वो है एविडेंस। यानी कि फैक्ट को प्रूव किया जाएगा एविडेंस के थ्रू। अब यहाँ पर बच्चा पेरेंट्स को स्कूल लेके जाता है। सबसे पहले जो उसके टीचर्स या फ्रेंड हैं उनसे पेरेंट्स जो है क्वेरी करते हैं क्या ये स्कूल बच्चा आया था। तो इसे हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं ओरल एविडेंस। ओरल यानी मौखिक, मौखिक तौर पर दूसरे बच्चों ने और टीचर्स ने गवाही दी कि हाँ ये बच्चा स्कूल आया था। अब और क्या एविडेंस हो सकता है, स्कूल का अटेंडेंस का रजिस्टर। अगर स्कूल में बच्चे की जो अटेंडेंस लगती है वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वहाँ बच्चे की अटेंडेंस है, तो ये सब चीज़ें दिखाकर बच्चा प्रूव कर सकता है कि हाँ वो स्कूल गया था। तो यहाँ पर प्रूफ का क्या मतलब हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट इन इशू, establishment of material fact in issue by legal and proper means to the satisfaction of the court। यहाँ कोर्ट कौन है, यहाँ कोर्ट है पेरेंट्स। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमें किसी भी केस के अंदर हम कोर्ट में जाते हैं किसी फैक्ट को लेकर कि माय लॉर्ड ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। एक पार्टी ये कहेगी कि ये बात सही है, दूसरी पार्टी ये कहेगी कि ये बात सही नहीं है। उनमें से जो भी अपने एविडेंस के थ्रू अपनी बात को एस्टेब्लिश करेगा उसे माना जाएगा कि उसने अपनी बात को प्रूव कर दिया, और कोर्ट का डिसीजन या जो भी अथॉरिटी का डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होगी, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में उस फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन देगी। तो एविडेंस एक्ट हमें बताता है कि किसी भी केस के अंदर किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए हम किस किस तरीके का एविडेंस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
एविडेंस एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स, और 11 चैप्टर्स में टोटल 167 सेक्शंस कंटेन्ड है, 167 sections and 11 chapters. So it's not a kind of a bulky statute or bulky enactment, but what most of people face difficulty is in understanding the concept of Indian Evidence Act. तो इसके कंसेप्ट के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए we have to first understand how to understand the concept and what are the concepts. तो कंसेप्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कंसेप्ट यही है कि हम किस किस तरीके से अपने मटेरियल फैक्ट को कोर्ट के सामने प्रूव कर सकते हैं या एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सो दैट कि कोर्ट सेटिस्फाई हो और हम जिस रिलीफ के लिए कोर्ट के पास गए हैं वो रिलीफ हमें कोर्ट ग्रांट करे। तो 11 चैप्टर्स को अगर हम वन बाय वन देखते हैं तो सबसे पहले देखिए, हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीरियल वाइज अगर एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें फेस होती है। और जब हम इसके कंटेंट को इस तरीके से समझते हैं कि आखिर एविडेंस एक्ट कहता क्या है, तो हम इसे ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि एविडेंस को प्रूव, किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो देखिए, आप फर्स्ट मेथड को कंसिडर अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि एक फर्स्ट मेथड जो दिया है वो है ओरल स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, जैसे हमने अभी एग्जांपल जो लिया था स्कूल वाला, उसके अंदर हमने कहा कि भाई जो टीचर्स हैं या जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो गवाही दे सकते हैं उस फैक्ट के बारे में, बच्चे के फेवर में या अगेंस्ट में। अगर फेवर में देते हैं तो बच्चे का फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो स्कूल गया था। अगर उसके अगेंस्ट में वो टेस्टिमनी देते हैं, गवाही देते हैं, तो जो अदर पर्सन है जो ये कह रहा है कि बच्चा स्कूल नहीं गया था, उसका फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है। तो दोनों में से एक का फैक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू हम अपने मटेरियल फैक्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी केस के अंदर, वो मेथड है ओरल स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। इसी कैटेगरी में हम सेकंड मेथड जो कंसीडर कर सकते हैं वो है एडमिशंस एंड कन्फेशंस। एडमिशंस और कन्फेशंस का जो एविडेंस एक्ट में जहाँ प्रोविजंस कंटेन्ड हैं, दे आर फ्रॉम सेक्शन 17 वेयर द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन इज गिवन, 17 से लेके 31 जहाँ कहता है कि एडमिशन इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एक्ट एज एन एस्टोपल। और कन्फेशन इसी के बीच में स्टार्ट होता है 24 से, यानी कि एडमिशन एंड कन्फेशंस के लिए सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 31 तक। उसके अलावा आप एडमिशन के बारे में जहाँ रेफरेंस आपको एविडेंस एक्ट में मिलेगा वो एक आपको मिलेगा सेक्शन 58 में,
where it says that admitted fact need not to be proved. तो इनके डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एविडेंस एक्ट को समझने के लिए लेनी है, और आज के लेक्चर का पर्पस यही है कि हमें एविडेंस एक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरीके से पता हो और हम एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट को अच्छे से समझ पाए। So, what is our main purpose? Main purpose is to establish a fact, to establish a material fact to the satisfaction of the court by legal and proper means. अब वो लीगल एंड प्रॉपर मीन्स कौन से हैं? एविडेंस एक्ट हमें यही बताता है कि वो कौन से लीगल एंड प्रॉपर मीन्स हैं और उनको कैसे फॉलो किया जाएगा, कैसे उनको प्रैक्टिस किया जाएगा, वही सब हमें एविडेंस एक्ट बताता है। सो फर्स्ट थिंग इज ओरल स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस। सेकेंड थिंग इज एडमिशंस एंड कन्फेशंस। थर्ड थिंग इज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे हमने बच्चे वाले केस में, स्कूल वाले केस में हमने डिस्कस किया कि जो उसके फ्रेंड्स या टीचर्स हैं उनकी टेस्टिमनी के साथ साथ जो स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर है वहाँ अगर उस बच्चे की प्रेजेंट लगी है तो ये एविडेंस भी उस पर्सन को सेटिस्फाई करेगा इस बारे में कि बच्चा स्कूल आया था, क्योंकि वहाँ उसकी अटेंडेंस लगी हुई है। तो अब ये जो रजिस्टर है ये है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो हम किसी भी फैक्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू ओरल एविडेंस, देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और इसके साथ में हमने पढ़ा एडमिशंस एंड कन्फेशंस। जो एडमिशंस एंड कन्फेशंस हैं ये भी आपकी ओरल एविडेंस की कैटेगरी में आती हैं। एडमिशंस जनरली सिविल मैटर्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं, किसी भी फैक्ट की ट्रूथ या एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना, दैट इज कॉल्ड एज एन एडमिशन। और किसी क्रिमिनल मैटर के अंदर अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट करना, जो ऑफेंस के चार्जेस आपके ऊपर लगे हुए हैं या किसी एक्यूज्ड के ऊपर लगे हुए हैं, उन्हें वो एक्सेप्ट करे, वॉलंटरीली उनको एक्सेप्ट करे, उसे हम कहते हैं कन्फेशन। सो लेट अस रिवाइज फॉर अ मोमेंट कि हमें एविडेंस एक्ट के अंदर क्या है, क्या पढ़ना है, हमें क्या किस तरीके से समझना है। ओवरऑल जो लॉ की इनेक्टमेंट है, जो कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई हैं, जो केसेस हम लोग कोर्ट्स में फाइल करते हैं, वहाँ हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमें एक मटेरियल फैक्ट जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि हमारा ये राइट है, ये उसकी दूसरे पर्सन की लाइबिलिटी है, वो लायबल है इस चीज़ के लिए, हमें इन चीज़ों को कोर्ट में प्रूव करना है। और इन चीज़ों को हम कोर्ट्स में किन मेथड्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, उन मेथड्स के अंदर फर्स्ट मेथड है ओरल स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। जहाँ हम विटनेसेस की बात कर रहे हैं वहाँ आप ये मान के चलिएगा, उसे इंक्लूड करके चलिएगा कि जो पार्टीज टू दी सूट या प्रोसीडिंग्स हैं वो भी विटनेस की कैटेगरी में ही आते हैं। जिस पार्टी ने केस किया है, अगर वो अपनी ओरल टेस्टिमनी, मौखिक गवाही अगर कोर्ट में दे रहा है तो वो भी विटनेस है। विटनेस का मतलब ये नहीं है कि केस आपका है, आप दूसरे गवाहों को बुला रहे हैं टेस्टिमनी के लिए, तो वही उस केस के अंदर विटनेसेस होंगे। आप खुद या कोई भी और पर्सन जो भी केस के अंदर अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही देगा, ओरली जो फैक्ट्स को बताएगा, उसे हम ओरल टेस्टिमनी कहेंगे।
सेकंड एडमिशंस एंड कन्फेशंस, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, और थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। ये तीन चीज़ें जिनके थ्रू हम अपने फैक्ट को कोर्ट में एस्टेब्लिश कर सकते। अब है फोर्थ चीज। फोर्थ चीज है प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस आपके एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 4 है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। कुछ प्रिजम्पशंस जो हैं कोर्ट कंसीडर करती है, जो एविडेंस एक्ट में भी जिनके बारे में कहा गया है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर अगर एक चीज़ प्रूव हो गई, कुछ फैक्ट्स अगर प्रूव हो गए, तो कोर्ट दूसरी चीज़ों को प्रूव्ड मान लेगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिजम्पशंस की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट सेक्शन 90 ऑफ द एविडेंस एक्ट, वेयर ए डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी 30 ईयर ओल्ड, तो कोर्ट वहाँ प्रिज्यूम कर लेगी कि जिसने एग्जीक्यूट किया है या जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जीक्यूशन की वो प्रॉपर हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज प्रिजम्पशंस, और उसके बाद है जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस, जुडिशियल नोटिस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कोर्ट में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। लॉ में दिया है कि इन चीज़ों को कोर्ट इन चीज़ों का जुडिशियल नोटिस ले। जुडिशियल नोटिस का मतलब है कि आपको वो चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है और कोर्ट उन चीज़ों का खुद नोटिस लेगा। फॉर एग्जांपल नेचुरल फिनोमेना, क्वेश्चन है कि वेदर सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सो यू डोंट नीड टू प्रूव, you don't need to prove that sun rises from the east, that is a natural phenomenon. So friends, overall हम जो एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं वो ये चीज़ें पढ़ते हैं कि हम किसी भी फैक्ट को कोर्ट में टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे, किस तरीके से प्रूव करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब क्या जो हमने डिस्कस किया, क्या एविडेंस एक्ट का मेजर पार्ट उन्हीं चीज़ों से डील करता है? तो जब आप एविडेंस एक्ट को देखेंगे चैप्टर 1 to 11, तो आप ये देखेंगे कि एविडेंस मोस्टली इन्हीं चीज़ों को कवर करता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनको एविडेंस कवर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल फैक्ट्स। जैसे हमने अभी कहा कि हमें कोर्ट में मटेरियल फैक्ट्स को प्रूव करना है, यानी कि हमारे केस से रिलेटेड जो मटेरियल फैक्ट्स हैं हमें उन्हीं को प्रूव करना है। जो फैक्ट्स हमारे केस के लिए मटेरियल नहीं हैं, हमें लॉ उन चीज़ों के लिए एविडेंस देने की परमिशन नहीं देता, और इसके लिए वैलिड रीज़न भी यही है कि जो चीज़ें केस के लिए रिलेवेंट नहीं हैं या जो कोर्ट की फाइंडिंग्स के ऊपर, कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती, उन्हें किस लिए कोर्ट में प्रूव करने की परमिशन दी जाए। तो फ्रेंड्स, किसी भी फैक्ट को हम कोर्ट में जब एस्टेब्लिश करने की शुरुआत करते हैं, कोर्ट में जब उसे प्रूव करने की शुरुआत करते हैं,
तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किन फैक्ट्स को प्रूव करना है और किन मेथड्स से प्रूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट जो चीज़ डिस्कस की, कौन कौन से तरीकों से किसी भी मटेरियल फैक्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो उनके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया ओरल टेस्टिमनीज और ओरल स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, आपके गवाह जो कोर्ट में आपके लिए गवाही देंगे। तो एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो इन चीज़ों के बारे में बात करता है? इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एविडेंस एक्ट के 11 चैप्टर्स के बारे में बात की, 167 सेक्शंस की बात की। तो अगर हमें 11 चैप्टर्स, हमें ये लगता है कि 11 चैप्टर्स ज़्यादा हैं, तो हम अपने माइंड से अपने एक साइकोलॉजिकल बर्डन जो है उसे कम कर सकते हैं। वो किस प्रकार कि जो चैप्टर 11 है, उस चैप्टर 11 में एक ही सेक्शन है, ओनली वन सेक्शन। चैप्टर 11 कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 167, improper admission or rejection of evidence, no new trial in such cases. It's a very simple section. When you go through it, you would be able to understand it. We may discuss it later on in other series of lectures. आपको एविडेंस के किसी भी चैप्टर के ऊपर, किसी भी सेक्शन के ऊपर अगर कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन या स्पेशल लेक्चर अगर आपको चाहिए, then please send that in the comment box and we will do that for you. So we are talking about removing the psychological burden of 11 chapters. So first step is chapter 11 consists of only one section, that is section 167. Then we come to two sections, section 59 and section 60. Then 56, 57, 58. Then we can move to sections 115, 116, 117. These three sections also constitute one chapter. So हमने क्या देखा कि चैप्टर 11 के अंदर है वन सेक्शन, और एस्ट्रोपल का जो चैप्टर है, आई थिंक दैट इज चैप्टर 8, that has 3 sections and chapter name is estoppel. So 1 plus 2 plus 3 plus 3, 9 sections in 4 chapters. So we are left with 7 chapters. Section 1 to 4, that is preliminary. After that chapter 2, that consists of section 5 to 55. So section 5 only says that what we can prove in a case. So we can prove only fact in issue and relevant fact. जैसा हमने अर्लियर अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि हमें केस में क्या प्रूव करना है। जो फैक्ट इन इशू हैं, जिनका झगड़ा है, जिनके ऊपर बहस है, जिनके ऊपर क्वेश्चन है, जिनके ऊपर आपकी राइट या लाइबिलिटी डिपेंड करती है, हमें वही फैक्ट्स कोर्ट के अंदर प्रूव करनी है एंड नो अदर्स। कोर्ट हमें इररिलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करने की परमिशन नहीं देगी, क्योंकि वो ज़रूरी ही नहीं है उस केस के लिए। तो ये सिंपल बात जो सेक्शन 5 कहता है वो ये कहता है कि हमें
एस्टेब्लिश कोर्ट के अंदर करने हैं मटेरियल फैक्ट, यानी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। और यहीं पर कहा गया है कि रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू क्या है जो क्वेश्चन में है उस केस में, और रेलेवेंट फैक्ट क्या है। तो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में सेक्शन 5 कहता है कि मैंने जो सेक्शन 6 से लेके 55 तक जो फैक्ट्स बताए हैं वो रेलेवेंट फैक्ट हैं। तो यानी कि चैप्टर 2 सेक्शन 5 टू 55। चैप्टर 5 कहता है कि आप कोर्ट में फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को ही प्रूव कर सकते हैं, उन्हीं के लिए एविडेंस दे सकते हैं और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। और रेलेवेंट फैक्ट क्या हैं जो कि सेक्शन 6 से लेके 55 तक बताए। सो दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 3 कहता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 56 कहता है कि जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि जो फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसिएबल हैं उन्हें आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और सेक्शन 57 बताता है कि जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट जो है वो सेक्शन 56 में है। सेक्शन 58 सेक्शन जो कहता है वो कहता है एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो फैक्ट्स दूसरी पार्टी ने, आपके सामने वाले पर्सन ने जिसके अगेंस्ट में आपका केस है, जिन फैक्ट्स को उसने एडमिट कर लिया, तो उन केसेस के अंदर एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो एडमिशन है ये आपस में कॉल्यूजन की वजह से हो रहा है, पार्टीज के बीच में कॉल्यूजन है, या कोर्ट के ऊपर फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, या जो भी अदर सर्कमस्टांसेस कोर्ट को जस्टिफाई लगे, क्योंकि सेक्शन 31 जो है वो ये भी कहता है कि एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एक्ट एज एन एस्टॉपल, राइट। सो आफ्टर दैट कम्स 59 एंड 60। तो सेक्शन 59 कहता है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस यानी मौखिक गवाही। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, हमारी जो इस लेक्चर की जो शुरुआत हुई, जो बिगिनिंग का जो पार्ट है, वहां पर हमने मेन क्या चीज़ डिस्कस की है कि ये जो सारी जो कोर्ट की प्रोसेस हो रही है ये किस लिए हो रही है। कि हम कोर्ट के पास एक फैक्ट को लेके गए कि माय लॉर्ड दिस इज द फैक्ट, ये बात हुई है। कोर्ट कहता है जी प्रूव करो, हमने कोर्ट को प्रूव कर दिया, कोर्ट सेटिस्फाई हुई तो कोर्ट हमें डिसीजन देगी। उसी डिसीजन के लिए ही तो हम कोर्ट के सामने जा रहे हैं। तो उस डिसीजन को लेने के लिए, हम उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमें कोर्ट को जो देना है वो देना है एविडेंस, यानी कि हमें फैक्ट को प्रूव करना है एविडेंस देकर। और इसी के बारे में पूरा एविडेंस एक्ट है कि आप एक फैक्ट को एविडेंस देकर कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे। तो सेक्शन 59 कहता है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो हमने जो जरिए, जो मेथड्स जो हमने इनिशियल पार्ट के अंदर अभी डिस्कस किए, उसके अंदर हमने सबसे पहली बात यही तो कही है कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस के थ्रू हम किसी भी मटेरियल फैक्ट को टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट प्रूव कर सकते हैं।
आपके पास एक गवाह है, एक गवाह ले आइए, दो गवाह हैं, दो ले आइए, 10 है, 10 ले आइए। 10 में से 7 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, उनको ले आइए। तो स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स के थ्रू हम फैक्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकंड है एडमिशंस एंड कन्फेशंस। जैसा मैंने आपको अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि एडमिशंस और कन्फेशंस का जो पार्ट है वो है सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 31। उसके अंदर एडमिशंस और कन्फेशंस कवर हो जाते हैं। तो मेनली एडमिशंस और कन्फेशंस क्या हैं? वो भी तो स्टेटमेंट्स हैं। दे आर काइंड ऑफ द स्टेटमेंट्स। किन की स्टेटमेंट्स हैं? एडमिशन सिविल मैटर के अंदर जो टर्म यूज होती है उसे हम एडमिशन कहते हैं। क्रिमिनल मैटर के अंदर जो टर्म यूज होती है उसे हम कन्फेशन कहते हैं। एडमिशन यानी किसी भी फैक्ट की ट्रूथफुलनेस को एक्नॉलेज करना कि हाँ जो ये सामने वाला बात कह रहा है वो सही है। कन्फेशन यानी खुद की गिल्ट को एक्सेप्ट करना कि मेरे ऊपर जो ऑफेंस जो चार्जेस हैं, जिस ऑफेंस के चार्जेस हैं मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब एडमिशंस और कन्फेशंस होते हैं तो मोस्टली हमें फर्दर एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट एडमिशंस और कन्फेशंस के ऊपर रिलाई कर सकती है और उनके बेसिस के ऊपर अपना फाइंडिंग, अपनी डिसीजन दे सकती है। तो सेक्शन 59 ने कहा कि हम किसी भी फैक्ट को ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। और सेक्शन 60 कहता है कि ओरल एविडेंस किस तरह से दिया जाएगा, ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि कोर्ट के सामने कोई विटनेस लेके आता है किसी भी केस के अंदर, अब वो कहेगा जी मुझे ए ने बताया था, ए को बी ने बताया था, बी को सी ने बताया था और इस तरीके से मुझे इस बात की जानकारी है। तो अब क्या सी ने जो बी को बताया, बी ने जो ए को बताया और ए ने जो इस विटनेस को बताया, क्या इस तरीके की जो टेस्टिमनी होगी, जो गवाही होगी, क्या उसे लॉ एक्नॉलेज करता है? क्या उसे एज एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा वो? तो 60 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। यानी कि अगर कोई देखने वाली चीज़ है तो उसकी गवाही सबसे ज़्यादा मटेरियल होगी जिसने उस चीज़ को देखा है। अगर कोई सुनने वाली चीज़ है तो उसकी गवाही मान्य होगी जिसने उसको सुना है। अगर कोई सेंस करने वाली चीज़ है तो उसकी गवाही एक्सेप्टेबल होगी जिसने उसको सेंस किया है। अगर कोई ओपिनियन है किसी का तो उसका ओपिनियन, उसकी गवाही उस ओपिनियन के बारे में मान्य होगी जिसका वो ओपिनियन। राइट फ्रेंड्स? तो एक बार इस पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान दे के रिवाइज कीजिए कि किसी भी केस के अंदर हमारा मटेरियल फैक्ट्स का डिस्प्यूट होता है। एक पार्टी कहती है कि ये बात इस तरीके से सही है, दूसरा कहता है ये बात इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सही है। और दोनों पार्टीज का काम होता है अपने अपने पक्ष को कोर्ट के सामने प्रूव करना। और जो प्रूविंग की जो प्रोसेस है उसमें जो चीज़ यूज दोनों पार्टीज करेंगी वो करेंगी एविडेंस का यूज। एविडेंस दिया जाएगा। वो एविडेंस किस किस तरीके का हो सकता है? वो एविडेंस एक गवाही हो सकती है, वो एविडेंस एक एडमिशन हो सकता है, किसी की कन्फेशन हो सकती है, वो एविडेंस एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। डॉक्यूमेंट की जो कैटेगरी है वो प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है। उसके बारे में हम फर्दर डिटेल्स इन अ सेपरेट लेक्चर वी वुड बी एबल टू डिस्कस। कोर्ट जिस आधार के ऊपर डिसीजन पर पहुंचती है, प्रूव्ड मानती है, वो एक प्रिजम्पशन हो सकती है, वो एक जुडिशियल नोटिस हो सकता है। सो 59 एंड 60 वी हैव डेल्ट विद दिस। 59 सेज कि कोई भी फैक्ट को ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है।
60 कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। हमने जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी फैक्ट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू भी प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को प्रूव करना है, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी कोर्ट के सामने उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव कर दे टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, सो कोर्ट उस मटेरियल फैक्ट को प्रूव मान ली। सो यानी कि ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस मीन्स गवाही, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट। ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है, ये बात कौन कहता है? सेक्शन 59। ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए, ये चीज कहती है सेक्शन 60। नाउ कम टू चैप्टर 9, section 118 to section 134, and the heading of the chapter is of witnesses। जैसा हमने कहा कि किसी भी फैक्ट को ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है। ओरल एविडेंस कौन देंगे? जो देते हैं उन्हें कहा जाता है विटनेसेस। तो ये जो चैप्टर डील करता है, ये डील करता है विटनेसेस के बारे में। विटनेसेस कौन हो सकता है? क्या एक चाइल्ड विटनेस हो सकता है? क्या एक अनसाउंड माइंड का पर्सन विटनेस हो सकता है? क्या एक लूनेटिक विटनेस हो सकता है? क्या एक ओल्ड एज का पर्सन विटनेस हो सकता है? क्या कोई मेंटल डिजीज से इन्फर्म जो आदमी है, पर्सन है, क्या वो विटनेस हो सकता है? क्या कोई क्लोज रिलेटिव विटनेस हो सकता है? सेक्शन 119 कहता है कि क्या वो पर्सन जो बोल नहीं सकता, क्या वो विटनेस हो सकता है? सेक्शन 120 कहता है क्या पार्टीज टू द सूट और जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या उनके हस्बैंड एंड वाइफ, क्या वो विटनेस हो सकते हैं? फर्दर क्या जजेज एंड मजिस्ट्रेट को एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है? सेकंड, नेक्स्ट, क्या पार्टीज टू अ मैरिज विटनेसेस हो सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ? क्या एक लॉयर विटनेस हो सकता है? सेक्शन 126, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से ये चैप्टर डील करता है विटनेसेस के बारे में। तो अब वो विटनेसेस कौन कौन होंगे, कौन कौन हो सकता है, किसको बुलाया जा सकता है, ये डिटेल्स जो दी गई हैं वो दी गई हैं चैप्टर 9 के अंदर। देन चैप्टर 10 ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, फ्रॉम सेक्शन 135 टू सेक्शन 166। यहाँ पर दिया गया है कि जो विटनेसेस आप बुलाएंगे किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, उनका एग्जामिनेशन कैसे होगा, किस तरीके से उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, किस तरीके से उनकी वेरिसिटी यानी सत्यता को चेक किया जाएगा। इस तरीके के जो सारे प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, सेक्शन 135 टू सेक्शन 166। उसके अलावा आप एविडेंस एक्ट में जो पाएंगे उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 61 टू सेक्शन 90A। जैसा हमने डिस्कस किया कि हम किसी फैक्ट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स जो चीज़ राइटिंग में है, जो चीज़ कहीं पर रिटन है, कोई भी कैरिकेचर है, कोई भी स्कल्पचर है, कोई भी राइटिंग है, कोई भी साइन है, कोई भी मार्क है, उन सब को हम डॉक्यूमेंट मानते हैं। वो सब डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस, primary documentary evidence means the document itself. The secondary documentary evidence means not the original document but that document in other form, maybe a photocopy, maybe a copy, maybe a printout, maybe a certified copy.
सो सेक्शन 60 से 90A तक जो चैप्टर डील करता है वो डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 91 टू सेक्शन 100, कि कौन सी ऐसी सिचुएशन, जैसे हमने कहा कि किसी भी फैक्ट को ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे ओरल एविडेंस को नहीं माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही माना जाएगा। उन सिचुएशंस के बारे में जो कहा गया है वो कहा गया है सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 100 तक। और सेक्शन 101 से लेकर सेक्शन 114 जो एविडेंस के अंदर हैं वो डील करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर, यानी कि प्रूव कौन करेगा, किसे प्रूव करना है। आप अगर किसी मैटर को लेकर कोर्ट में गए हैं, आप किसी राइट के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि आप एंटाइटल्ड हैं इस चीज़ के लिए, तो आप उस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हैं या नहीं, आपका ये क्लेम है कि आप एंटाइटल्ड हैं, अदर पार्टी ये कह रही है कि आप एंटाइटल्ड नहीं हैं, तो इनिशिएटिव किसका है, बर्डन किसके ऊपर है प्रूव करना कि आप हैं या नहीं हैं। कोर्ट को कौन प्रूव करेगा? क्या दूसरे वाली कोर्ट सामने वाली पार्टी को सीधा यही कहेगी कि भाई इन्होंने ये कहा है कि ये एंटाइटल्ड हैं, आप ये प्रूव करो कि ये एंटाइटल्ड नहीं है? नो। जो किसी राइट या क्लेम को लेकर जा रहा है कोर्ट के सामने, उसे ही प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस राइट या इस क्लेम के लिए एंटाइटल्ड हूं। फिर एक चीज आती है ओनस, ओनस टू प्रूव। इसके लिए भी वी रिक्वायर अ सेपरेट डिस्कशन, बिकॉज इन दिस discussion we are dealing with the overview of the evidence act, how to understand the evidence act. Then there is chapter 8, estoppel. Estoppel simply means कि एक पर्सन ने कुछ कहा, दूसरे पर्सन ने उसके कहने के ऊपर एक्ट कर दिया, तो क्या अब पहले वाले पर्सन को जिसने कोई बात कही, क्या वो अपनी बात से मुकर सकता है, क्या इनकार कर सकता है, क्या कोर्ट लॉ उसको अलाउ करेगा इनकार करने के लिए? अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो किस तरीके से उस सिचुएशन को डील किया जाएगा? तो एस्टॉपल के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन सेक्शन 115, सेक्शन 116 और सेक्शन 117, दैट इज चैप्टर 8। जैसा शुरू में आपको बताया कि three provisions, three sections are there in this chapter. So if you go through the discussion, you will find that we have discussed all the chapters of the Evidence Act from chapter 1 to chapter 11. So friends, इस discussion के साथ you kindly have your bare acts and go through that, try to understand that in a proper way, so that you would be able to recollect the facts, recollect the provisions of law while understanding the concepts and writing your answers whenever required. So we will be dealing with the other topics in our next discussions. Till then, take care.